Hello everyone, welcome to CA Hotels. So this is part 2 of SA 501 Audit Evidence Specific Consideration for Selected Items. फर्स्ट पार्ट में हमने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन कवर कर लिया था. अब सेकेंड पार्ट में हम लिटिगेशंस एंड क्लेम्स का टॉपिक कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब ऑब्जेक्टिव क्या है ओवरऑल? सफिशिएंट टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग किन किन चीज़ों के लिए ऑफ द इन्वेंट्री, उसके एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के रिगार्डिंग, अगर इन्वेंट्री मटेरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसके बाद लिटिगेशंस एंड क्लेम्स का कंप्लीटनेस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इफ इट इज इन अकॉर्डेंस विद द AFRF. तो इन चीज़ों का सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ SA 501. ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन तो कवर कर लिया, उसको हटा देते हैं. And in today's video, we are going to cover the completeness of litigation and claims involving the entity. Okay, उसके regarding हमें sufficient appropriate audit evidence कैसे obtain करना है, क्या क्या procedures हमें करने हैं, right? तो litigations and claims का हमें completeness देखना है. completeness मतलब क्या? सारे के सारे litigations and claims, जो भी सारे lawsuits है, pending litigations है, वो सारे के सारे जितने भी exist करते हैं वो आइडेंटिफाइड है, वो काउंटेड है और वो डिस्क्लोज्ड है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नथिंग इज लेफ्ट आउट. ठीक है, ये ऑडिटर को इंश्योर करना होता है. अब कंप्लीटनेस इतना बड़ा इशू क्यों है, इसके ऊपर एक सेपरेट स्टैंडर्ड 501 क्यों बनाया गया है लिटिगेशंस एंड क्लेम्स के ऊपर ही? अब रीजन क्या है? जैसे बाकी आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हो गए या इन्वेंटरीज हो गए, वो तो रिकॉर्डेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट? लेकिन लिटिगेशन एक ऐसी चीज है जो अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होती. नॉट ऑलवेज इट इज रिकॉर्डेड, है ना कुछ मिस आउट हो सकता है, राइट? जैसे कि फिक्स्ड एसेट के रिगार्डिंग आप अगर एग्जांपल लो कि आपने एक मशीन, मतलब कंपनी ने एक मशीन परचेज कर ली, तो उसका परचेस इनवॉइस होगा, राइट? उसके बाद उसका पेमेंट किया होगा थ्रू द बैंक. जो एसेट है खरीदा गया वो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर्ड में एंटर किया हुआ होगा, राइट? एंड उसका डिप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड किया होगा. तो ये एक क्लियर ऑडिट ट्रेल आपको मिल सकता है. लेकिन लिटिगेशन के बारे में अगर सोचो तो सपोज किसी एक कस्टमर ने कोई लीगल नोटिस कंपनी के अगेंस्ट डाल दी, सपोज 10 करोड़ की. अब ये स्टेज पे जब कस्टमर ने एक लीगल नोटिस सेंड की है, इस स्टेज पे ना कोई जर्नल एंट्री पास्ट है, ना कोई इनवॉइस एग्जिस्ट है उसके लिए, ना कोई बैंक ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ है इसके रिगार्डिंग, है ना? इट्स सिंपली अ नोटिस लाइंग विद द लीगल डिपार्टमेंट. सो हो सकता है कि मैनेजमेंट ऑडिटर को ये चीज ना बताए, मे बी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली मिस आउट हो जाए, है ना? तो ऑडिटर को कभी नहीं पता चलेगा कि ऐसा कोई लॉ सूट एग्जिस्ट करता है और इसकी कोई डिमांड आगे जाके आ सकती है. एंड दैट्स व्हाई कंप्लीटनेस इज द बिगेस्ट ऑडिट रिस्क इन केस ऑफ लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, जिसकी वजह से ये स्टैंडर्ड में कवर किया है. तो अभी देखते हैं कि प्रोसीजर उसके लिए ऑडिटर को क्या क्या परफॉर्म करना है. तो ऑडिटर ने ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करने हैं, उसको परफॉर्म भी करना है, जिसकी वजह से ऑडिटर आइडेंटिफाई कर सकता है लिटिगेशंस एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी विच मे गिव राइज टू अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, है ना? ऐसे कोई लिटिगेशंस एंड क्लेम्स है जिसकी वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है एंटिटी को. तो वैसे आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर ने कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, डिजाइन करने हैं. तो वो कौन से हैं? एक तो ऑडिटर ने इन्वेंटरी इंक्वायरी करनी है ऑफ द मैनेजमेंट एंड वेयर एप्लीकेबल अदर्स विद इन द एंटिटी, मतलब एम्प्लॉइज जो भी है उनके साथ, इंक्लूडिंग द इन हाउस लीगल काउंसिल, है ना? अगर कोई इन हाउस लीगल काउंसिल है एंटिटी का, तो उनके साथ भी ऑडिटर इंक्वायरी कर सकता है. ठीक है, तो ऑडिटर मैनेजमेंट को पूछ सकता है इंक्वायरी में कि कोई ऑनगोइंग लॉ सूट्स चल रहे हैं क्या, किसी ने लीगल एक्शन लिया है क्या आपके अगेंस्ट, कोई टैक्स डिस्प्यूट्स चल रहे हैं क्या, है ना? अगर कुछ केसेस है तो उसका करंट स्टेटस क्या है, कोई आपने प्रोविजन की है क्या अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में, राइट? ये सब चीज़ें ऑडिटर मैनेजमेंट को पूछ सकता है, एम्प्लॉयज़ को पूछ सकता है, इन हाउस लीगल काउंसिल को भी ऑडिटर उसके साथ इंक्वायरी कर सकता है. दूसरी चीज ऑडिटर क्या कर सकता है, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिव्यू कर सकता है. जो भी बोर्ड के TCWG के जो भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स होते हैं, तो वो ऑडिटर रिव्यू कर सकता है. हो सकता है कि किसी एक मिनट्स में बोर्ड ने डिस्कस किया होगा कि एक लॉ सूट फाइल किया है किसी XYZ ट्रेडर्स ने, है ना? तो फिर हमने सपोज कोई एक एसोसिएट्स को एज ए लीगल काउंसिल हमने अपॉइंट किया है, ऐसे कुछ तो बोर्ड ने डिस्कस किया होगा, कुछ तो मिनट्स में मेंशन्ड होगा. तो विद दैट ऑडिटर को पता चलेगा कि कोई तो लीगल लिटिगेशन एग्जिस्ट करता है ना? जिसके लिए कोई लॉयर अपॉइंट किया गया है, मे बी एक्सटर्नल होगा, मे बी इंटरनल होगा, राइट? तो ऐसा कोई लॉ सूट चल रहा है.
तो ये ऑडिटर को पता चल सकता है फ्रॉम द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और फिर उसने क्या रिव्यू करना है, करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, राइट। मतलब जो एक्सटर्नल लॉयर है उसके साथ शायद कोई लेटर्स ईमेल्स एक्सचेंज किए होंगे, है ना। करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर्स ईमेल्स जो भी भेजे गए होंगे बिटवीन द एंटिटी एंड द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, तो वो भी ऑडिटर वेरीफाई कर सकता है। उसकी वजह से भी ऑडिटर को लिटिगेशंस के बारे में पता चल सकता है। एंड थर्ड थिंग इज ऑडिटर लीगल एक्सपेंसेस रिव्यू कर सकता है। लीगल एक्सपेंस अकाउंट जो होता है वो उसमें लीगल एक्सपेंस इनवॉइसेस भी एग्जामिन कर सकता है, राइट। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि मैनेजमेंट ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को नहीं बताई रिगार्डिंग अ लॉसूट। तो इन दैट केस ऑडिटर अगर एग्जामिन करता है उनका लीगल एक्सपेंस अकाउंट और उसको ऐसे नोटिस होता है कि कोई अनयूजुअल हाई एडवोकेट फीस मैनेजमेंट ने कंपनी ने पे की है, या फिर कोई ऐसे अदर काइंड ऑफ लीगल एक्सपेंसेस जो अनयूजुअली हाई है, सो दैट्स वाई देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी लॉसूट पेंडिंग, और कोई तो लिटिगेशन चल रहा है, राइट। तो इसका ऑडिटर को पता चल सकता है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर ने क्या क्या प्रोसीजर्स करने हैं, एक तो इंक्वायरी करनी है विद द मैनेजमेंट, विद द एम्प्लॉइज, मतलब अदर्स विद इन द एंटिटी एंड इंक्लूडिंग द इन हाउस लीगल काउंसिल। फिर उसने रिव्यू क्या क्या करना है, उसने मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स देखने हैं, फिर उसने करस्पॉन्डेंस देखना है बिटवीन द एंटिटी एंड लीगल काउंसिल, जो भी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है एंटिटी का, उसके साथ जो भी लेटर्स एक्सचेंज किए हैं, जो भी ईमेल्स किए हैं, वो करस्पॉन्डेंस ऑडिटर ने रिव्यू करना है। एंड रिव्यू करना है उसने लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें ऑडिटर रिव्यू कर सकता है और ऑडिटर इंक्वायरी भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी का प्रोसीजर ऑडिटर कर सकता है इन शॉर्ट, अगर प्रोसीजर देखा जाए तो। एंड देर इज वन मोर थिंग, additionally, auditor can use the information obtained through risk assessment procedures carried out as a part of obtaining an understanding of the entity and its environment to assist the auditor to become aware of the litigations and claims। मतलब जो 315 में जो भी रिस्क असेसमेंट करते हैं, वहाँ पे जो भी हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं एक एंटिटी का, उसके एनवायरनमेंट का, है ना, तो उससे ऑडिटर को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो वो भी ऑडिटर यूज कर सकता है टू आइडेंटिफाई द लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। मतलब सपोज आप किसी एक केमिकल कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, और ये जो भी केमिकल कंपनी है उसका अभी आप 315 के अकॉर्डिंगली आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, मतलब आप जान रहे हो, उसके बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो वाइल अंडरस्टैंडिंग आपको क्या पता चलता है कि ये कंपनी जो है कोई एक हजार्डस केमिकल मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है नियर अ रिवर, और जो भी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है फॉर दीज काइंड ऑफ केमिकल्स वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और कंपनी को रिसेंटली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक नोटिस भी मिला है। तो ये चीज़ों की वजह से ऑडिटर अभी उसने स्टार्ट नहीं किया है ऑडिट फॉर द लिटिगेशंस, लेकिन ये चीज़ें, दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनालाइजिंग वेदर देर इज अ लिटिगेशन और क्लेम पेंडिंग इन दैट एंटिटी, राइट। तो इसकी वजह से ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को भी, उसकी इंफॉर्मेशन को भी वो यूज कर सकता है टू आइडेंटिफाई द लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। तो अगर ऑडिटर को कभी ऐसे लगता है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिगार्डिंग एनी लिटिगेशंस और क्लेम्स, ठीक है, तो उसको लगता है कि शायद जो भी पॉसिबल जो भी एक्सपेंसेस आने वाले होंगे, जो भी प्रोविजन करनी होगी फॉर दैट पर्टिकुलर लॉ सूट, वो शायद मटेरियल है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। तो इसलिए वहाँ पे रिस्क ऑडिटर को लग रहा है कि वहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। या तो फिर ऑडिटर जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है उसकी वजह से उसको पता चल रहा है, मतलब जैसे कि सपोज वो लीगल एक्सपेंस अकाउंट देख रहा है ना, या फिर हमने जो भी प्रोसीजर्स वहाँ पे देख लिए तो इंक्वायरी कर रहा है, तो इन ऑडिट प्रोसीजर्स की वजह से ऑडिटर को क्या लगता है कि देर आर सम मटेरियल लिटिगेशन और क्लेम्स दैट मे एग्जिस्ट, जो शायद मैनेजमेंट ने नहीं बताए होंगे ऑडिटर को। तो इन दैट केस ऑडिटर कैन सीक द डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, ठीक है। एक्सटर्नली मतलब ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्यों करेगा, टू ऑब्टेन द इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एविडेंस, है ना। ही कैन नॉट ब्लाइंडली जस्ट ट्रस्ट द मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क जो है वो मटेरियल है। शायद ऑडिट प्रोसीजर से ऑडिटर को कुछ लिटिगेशंस एंड क्लेम्स के बारे में पता चल रहा है, तो शायद वो एग्जिस्ट कर सकते, तो मैनेजमेंट ने नहीं बताया, इसलिए वो मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू सीक द डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। तो ये कैसे कर सकता है वो, थ्रू अ लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। लेटर ऑफ इंक्वायरी एक बनेगा जो मैनेजमेंट बनाएगा और ऑडिटर सेंड करेगा। अब मैनेजमेंट क्यों बनाएगा, क्योंकि जो लॉयर है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, मतलब जो भी एक्सटर्नल लॉयर है वो कंपनी का लॉयर है, वो ऑडिटर का लॉयर नहीं है, राइट। तो लॉयर ओज अ ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी टू द
कंपनी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी की उनकी ड्यूटी होती है लॉयर की, वो किसी को भी ऐसे डिस्क्लोज नहीं करता information without the permission of the management, and that's why management authorizes the lawyer to share the information with the auditor। इसलिए जो भी लेटर है वो मैनेजमेंट ने बनाना जरूरी है एंड ऑडिटर वो उसको सेंड करता है, ठीक है। अब ये सब करने के लिए अगर सपोज कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि कोई लॉ रेगुलेशन या लीगल प्रोफेशनल बॉडी प्रोहिबिट्स द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल फ्रॉम कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद द ऑडिटर, तो ऑडिटर तो लेटर ऑफ इंक्वायरी सेंड करता है, लेकिन कोई लॉ रेगुलेशन या फिर वो लॉयर की ही लीगल प्रोफेशनल बॉडी लॉयर को प्रोहिबिट करती है टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ऑडिटर, ऐसे कभी होता है। या तो फिर मैनेजमेंट ही रिफ्यूज कर रहा है टू कम्युनिकेट और मीट विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, मतलब एक तो लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट करा है, या फिर मैनेजमेंट रिफ्यूज करा है ऑडिटर को, या तो फिर एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल रिफ्यूजेस टू, मतलब वो खुद से ही रिफ्यूज कर रहा है रिस्पॉन्ड करने के लिए अप्रोप्रिएटली टू द लेटर ऑफ इंक्वायरी, और ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। मतलब ये 3 केसेस में, एक तो लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट करा है, दूसरा क्या है मैनेजमेंट ही रिफ्यूज कर रहा है, या तो फिर जो लॉयर है एक्सटर्नल वो खुद ही रिफ्यूज कर रहा है टू रिस्पॉन्ड टू द लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो इन केसेस में ऑडिटर फोर्स नहीं कर सकता, ही विल परफॉर्म द अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। अब अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स में वो क्या क्या कर सकता है, वो कोर्ट फाइलिंग्स के कॉपीज देख सकता है, वो लीगल नोटिस जो भी मिले हैं वो एग्जामिन कर सकता है, कुछ सेटलमेंट निगोशिएशंस हुए हैं तो वो एग्जामिन कर सकता है, वो उसके बारे में इंक्वायरी कर सकता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले सकता है ना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ले सकता है, फिर जो भी पेमेंट शायद किए होंगे आफ्टर द ईयर एंड या फिर ड्यूरिंग द ईयर वो ऑडिटर एग्जामिन कर सकता है। तो ऐसे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स वो परफॉर्म कर सकता है, और वो जो लास्ट स्लाइड में हमने देखे थे ऑडिट प्रोसीजर्स वो तो परफॉर्म वो कर ही सकता है, ठीक है। लेकिन अगर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर की करने के बाद भी if he is unable to obtain the sufficient appropriate audit evidence which is his duty by performing the alternative audit procedures, then auditor shall modify the opinion as per SA 705, ठीक है। लास्ट ऑप्शन उसके पास वही है कि he will modify the opinion as per SA 705, क्योंकि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड ये एसए का भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, लेकिन वो अगर नहीं मिल रहा है तो यू कैन मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर 705। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई भी ये 3 जो भी इश्यूज है उसमें से वो केस स्टडी में डाल सकते हैं कोई एक इशू, और केस स्टडी बना के आपको पूछ सकते हैं, राइट। तो आपको ये पूरा चार्ट याद रखना है। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू सम मिसलेनियस पॉइंट्स लाइक लेटर ऑफ इंक्वायरी जो भी ऑडिटर सेंड करता है तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। एक तो लिस्ट ऑफ लिटिगेशंस एंड क्लेम्स है ना, तो वो बतानी पड़ती है, मतलब वो ऑब्टेन करनी होती है कि सारे के सारे लिटिगेशंस एंड क्लेम्स बताने हैं। फिर उसके बाद क्या है मैनेजमेंट्स असेसमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ आइडेंटिफाइड लिटिगेशंस एंड क्लेम्स एंड इट्स एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस इंक्लूडिंग कॉस्ट इन्वॉल्व, मतलब मैनेजमेंट ने जो भी असेस किया है जो आइडेंटिफाइड लिटिगेशंस एंड क्लेम्स का जो भी आउटकम होगा है ना, मतलब इफ दे मे लूज द केस दे मे विन द केस, जो भी आउटकम उन्होंने असेस किया है वो आउटकम एंड एनी एस्टिमेशन ऑफ द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, मतलब फाइनेंशियली क्या क्या वो इम्पैक्ट करेगा, जो भी केस है उसका आउटकम जो भी आने वाला है वो फाइनेंशियली कैसे इम्पैक्ट करेगा, उसमें कौन कौन से कॉस्ट इन्वॉल्व रहेंगे, वो चीज़ इंक्लूड होती है। एंड देन अ रिक्वेस्ट टू कंफर्म द रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट्स असेसमेंट, मतलब जो भी मैनेजमेंट ने असेस किया है रिगार्डिंग द आउटकम तो उसका रीजनेबलनेस वेदर द मैनेजमेंट असेसमेंट इज रीजनेबल ये बताना है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल ने, एंड प्रोवाइड द ऑडिटर विद द फर्दर इन्फॉर्मेशन इफ द लिस्ट इज कंसिडर्ड बाय द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू बी इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट, मतलब जो भी लिस्ट ऑडिटर के पास है लिटिगेशंस एंड क्लेम्स की, अगर वो लिस्ट एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को लगता है कि वो इनकम्प्लीट है या फिर इनकरेक्ट है तो उन्होंने फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को देनी है जो भी करेक्ट है, ठीक है। तो इफ एनी इंपॉर्टेंट लिटिगेशन हैज बीन ओमिटेड या फिर कोई एक फाइनेंशियल एस्टिमेट जो है वो लग रहा है कि इनकरेक्ट है, ऐसे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को लग रहा है, तो इन दैट केस उन्होंने फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को देनी है, ठीक है। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो लिस्ट ऑफ लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, दूसरा क्या है मैनेजमेंट का जो भी असेसमेंट है रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ द आइडेंटिफाइड लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस एंड उसके कॉस्ट इन्वॉल्व, एंड देन आप रिक्वेस्ट करोगे टू द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कि उन्होंने रीजनेबलनेस बताना है ऑफ द मैनेजमेंट्स असेसमेंट्स
और अगर वो लिस्ट उनको इनकम्प्लीट लग रही है, इनकरेक्ट लग रही है, तो फर्दर इन्फॉर्मेशन उन्होंने देना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब ये तो हो गया लेटर ऑफ इंक्वायरी सेंड करने के बारे में, लेकिन कभी कभी इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर कैन जज इट नेसेसरी टू मीट द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल डायरेक्टली, है ना। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द लेटर, ऑडिटर थिंक्स कि उनको जाके डायरेक्टली मिलते हैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को। तो ऐसे कब हो सकता है कि उसको शायद, मतलब ये उन्होंने वहाँ पे केसेस दिए कि ऐसे कब हो सकता है कि ऑडिटर में जज इट नेसेसरी टू मीट द लीगल काउंसिल इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो अगर ऑडिटर को लगता है कि जो भी मैटर इन्वॉल्व है उसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है, ओके, सिग्निफिकेंट रिस्क है, उसके बाद वो मैटर जो है वो कॉम्प्लेक्स है ना, समझने के लिए इट इज कॉम्प्लेक्स, तो ऑडिटर को लगता है कि मैं डायरेक्टली एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिलके ही ये मैटर के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ। ठीक है, तो वो मैटर जो है वो कॉम्प्लेक्स है। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो है डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। तो सपोज कोई एक केस चल रहा है, मैनेजमेंट बोलता है कि देर इज ओनली अ चांस ऑफ 10%, मतलब लूजिंग का चांस जो है वो सिर्फ 10% है, लेकिन लॉयर क्या बोलता है, जो एक्सटर्नल लॉयर है वो क्या बोलता है कि 70% चांस है कि मैनेजमेंट केस हारेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट दिख रहा है, इट्स अ क्लियर डिसएग्रीमेंट, कोई एक बोल रहा है 10%, कोई एक बोल रहा है 70%। अब इन केसेस में ऑडिटर कैन नॉट सिंपली चूज वन वर्जन, राइट, दैट्स वाई ऑडिटर अरेंजेस अ मीटिंग। नाउ ऐसे जो भी मीटिंग्स होते हैं, सच मीटिंग्स रिक्वायर मैनेजमेंट्स परमिशन, राइट, एंड दोज आर हेल्ड विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैनेजमेंट इन अटेंडेंस। ऑडिटर को डायरेक्टली नहीं भेजा जाता, मैनेजमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, मैनेजमेंट की परमिशन भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगेन द लॉयर वर्क्स फॉर द कंपनी एंड नॉट फॉर द ऑडिटर, है ना। तो ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो भी है लॉयर की, उसकी वजह से ऑडिटर कैन नॉट डायरेक्टली कॉल द लॉयर एंड आस्क की टेल मी एवरीथिंग अबाउट दिस केस विदाउट द परमिशन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो दैट्स वाई कब कब मिलना है, जब मैटर सिग्निफिकेंट लग रहा है, सिग्निफिकेंट रिस्क लग रही है उसमें, या फिर वो मैटर कॉम्प्लेक्स है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, तो उसकी वजह से आपको जाके मिलना जरूरी लगता है। ठीक है, एंड देन लास्ट पॉइंट ये है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है मैनेजमेंट से, तो ऑडिटर शाल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस TCWG टू प्रोवाइड द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि सारे के सारे एक्चुअल और पॉसिबल लिटिगेशंस एंड क्लेम्स whose effects should be considered when preparing the financial statements have been disclosed to the auditor and appropriately accounted for and disclosed in the accordance with AFRF, applicable financial reporting framework। मतलब जितने भी नोन एक्चुअल है, मतलब जो भी चल रहे हैं, जो भी पॉसिबल है मैनेजमेंट को लग रहा है, और जिनका इफेक्ट कंसिडर करना जरूरी है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सारे डिस्क्लोज किए गए हैं ऑडिटर को, और वो सारे के सारे अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड है एंड डिस्क्लोज्ड है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए ऑडिटर शाल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट and where appropriate TCWG to provide the written representations. Okay, so here we cover the litigation wala part of SA 501. In the upcoming video we will also cover the remaining part of inventory. So thank you so much for staying with me till the end, and do subscribe to CA Edu-Tels for concept wise videos, revision and last day revision videos for the quick revision before exam, and for questions covered from RTP, MTP and past exam, and extra questions at one place. So stay tuned and see you in the next video. Till then, bye bye.